हमारे ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? इसका मुख्य कारण पृथ्वी सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों से अलग है। अगर 10 अलग अलग पर्यावरण वैज्ञानिकों से यह सवाल पूछा जाता तो वे शायद 10 अलग अलग जवाब देते। प्लेट टेक्टोनिक्स से लेकर वर्षावनों और उससे आगे तक प्रत्येक वैज्ञानिक अपने पसंदीदा विषय से शुरू कर सकता है। आखिरकार, हालांकि उनका सामूहिक विवरण शायद हमारे ग्रह की सभी प्रमुख विशेषताओं और प्रणालियों को स्पर्श करेगा। यह पता चला है कि कोई भी विशेषता दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक एक कार्य और पृथ्वी की प्रणाली की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी पर 5 मुख्य प्रणालियां या गोले हैं। पहली प्रणाली भूमंडल में पृथ्वी की आंतरिक और सतह शामिल है, जो दोनों चट्टानों से बनी है। ग्रह का वह सीमित हिस्सा जो जीवित चीजों का समर्थन कर सकता है, दूसरी प्रणाली में शामिल है। इन क्षेत्रों को जीवमंडल कहा जाता है। तीसरी प्रणाली में पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जो भारी मात्रा में पानी से आच्छादित हैं, जिन्हें जलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल चौथी प्रणाली है और यह गैस का एक आवरण है जो ग्रह को गर्म रखता है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। अंत में पांचवी प्रणाली है, जिसमें ध्रुवों और अन्य जगहों पर भारी मात्रा में बर्फ होती है, जो क्रायोस्फीयर का निर्माण करती है। ये सभी 5 विशाल और जटिल प्रणालियां पृथ्वी को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अंतरिक्ष से देखे जाने पर पृथ्वी की सबसे स्पष्ट विशेषताओं में से एक इसका प्रचुर मात्रा में पानी है। हालांकि दुनिया भर में तरल पानी मौजूद है, लेकिन पृथ्वी पर पानी का विशाल बहुमत 96.5% खारा, नमकीन है और पानी इंसान नहीं है, और अधिकांश अन्य जानवर बिना प्रसंस्करण के पी सकते हैं। पृथ्वी पर सभी तरल पानी, ताजा और नमक दोनों जलमंडल बनाते हैं, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों का भी हिस्सा है। उदाहरण के लिए, वायुमंडल में जलवाष्प को भी जलमंडल का हिस्सा माना जाता है। बर्फ जमी हुई पानी होने के कारण जलमंडल का हिस्सा है, लेकिन इसे अपना नाम क्रायोस्फीयर दिया जाता है। नदियाँ और झीलें ग्लेशियर और हिमखंडों की तुलना में अधिक सामान्य प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन पृथ्वी पर सभी ताजे पानी का लगभग 3/4 क्रायोस्फीयर में बंद है। न केवल पृथ्वी प्रणालियां ओवरलैप करती हैं, बल्कि वे आपस में जुड़ी भी हैं। जो एक को प्रभावित करता है, वह दूसरे को प्रभावित कर सकता है। जब वायुमंडल में हवा का एक खंड पानी से संतृप्त हो जाता है, वर्षा या बर्फ जैसी वर्षा पृथ्वी की सतह पर गिर सकती है। यह वर्षा क्षरण और अपक्षय को बढ़ावा देकर जलमंडल को भूमंडल से जोड़ती है। सतह की प्रक्रिया जो धीरे धीरे बड़ी चट्टानों को छोटे में तोड़ देती है। समय के साथ कटाव और अपक्षय चट्टानों के बड़े टुकड़ों या यहाँ तक कि पहाड़ों को रेत या मिट्टी की तरह तलछट में बदल देते हैं। क्रायोस्फीयर भी कटाव में शामिल हो सकता है, जैसे कि बड़े हिमनद अपने नीचे की आधारशिला से चट्टान के टुकड़ों को खुरचते हैं। भूमंडल में वे सभी चट्टानें शामिल हैं जो पृथ्वी को बनाती हैं, आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टान से लेकर प्राचीन ऊंचे पहाड़ों तक, समुद्र तट पर रेत के दाने तक। भूमंडल और जलमंडल दोनों जीवमंडल के लिए आवास प्रदान करते हैं, एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को शामिल करता है। बायोस्फीयर पृथ्वी के पर्यावरण के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को संदर्भित करता है, जिसमें जीवित चीजें जीवित रह सकती हैं। इसमें जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें कवक, पौधे और जानवर शामिल हैं, जो एक समुदाय के रूप में एक साथ रहते हैं। जीव विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद जीवन की इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव इसके जैविक कारक कहलाते हैं। जीवमंडल में अजैविक भी शामिल है कारक, निर्जीव चीजें जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि पानी, हवा और प्रकाश। वायुमंडल गैसों का मिश्रण, ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ जल वाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी कम प्रचुर गैसें भी जीवमंडल में जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायुमंडलीय गैसें वैश्विक तापमान को रहने योग्य सीमा के भीतर रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। पृथ्वी की सतह को सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती हैं और जीवित चीजों को फलने फूलने देती हैं। यह स्पष्ट है कि पृथ्वी की सभी प्रणालियां गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं।
लेकिन कभी कभी यह संबंध हानिकारक फिर भी अनपेक्षित परिणामों का कारण बन सकता है। सभी क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया का एक विशिष्ट उदाहरण मानव जीवाश्म ईंधन है। उपभोग लाखों साल पहले इन ईंधनों के जमाव का निर्माण हुआ था। जब पौधे और जानवर जीवमंडल के सभी भाग मर गए और सड़ गए, उस समय कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस बनाने के लिए उनके अवशेष पृथ्वी के भीतर संकुचित हो गए थे। इस प्रकार भूमंडल का हिस्सा बन गए। अब मनुष्य जीवमंडल के सदस्य इन सामग्रियों को ईंधन के रूप में जलाते हैं ताकि उनमें मौजूद ऊर्जा को मुक्त किया जा सके। दहन उपोत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में समाप्त हो जाते हैं। वहाँ वे ग्लोबल वार्मिंग, क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर को बदलने और तनाव देने में योगदान करते हैं। पृथ्वी की व्यवस्थाओं के बीच कई अन्योन्य क्रियाएं जटिल हैं और वे लगातार हो रही हैं। हालांकि उनके प्रभाव हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। पृथ्वी की प्रणालियों के परस्पर क्रिया के कुछ अत्यंत नाटकीय उदाहरण हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी, लेकिन धीमे, लगभग अनभिज्ञेय परिवर्तन भी हैं जो महासागर रसायन विज्ञान, हमारे वातावरण की सामग्री और मिट्टी में माइक्रोबियल जैव विविधता को बदलते हैं। इस ग्रह के प्रत्येक भाग, पृथ्वी के आंतरिक कोर से लेकर वायुमंडल के शीर्ष तक, पृथ्वी को अरबों जीवों का घर बनाने में एक भूमिका है।